में हम डिस्कस करेंगे BA 6 एग्जाम हिस्ट्री पेपर 2 की हमारी यूनिट 4 जो कि है आपकी लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो जो आपका हिस्ट्री में पेपर 2 का सिलेबस है वो आपका सेम जो आपने BA 4 एग्जाम में हिस्ट्री पढ़ी है वर्ल्ड हिस्ट्री, सेम आपके सारे वही टॉपिक्स हैं, सिर्फ 3 टॉपिक्स को छोड़ के, जिसमें कि फर्स्ट आपका लीग ऑफ नेशन है एंड आपका मुसोलिनी एंड हिटलर का राइज है एंड एक लास्ट आपकी यूनिट है इसमें ग्रेट डिप्रेशन ऑफ USA विद न्यू डील पॉलिसी। ठीक है, तो सिर्फ ये 3 लेक्चर्स हैं जिनको मैं कवर करूँगी इन वीडियोस में। बाकी के जो आपके 4th सेम के टॉपिक हैं सेम है, तो वहाँ से आप सेम प्लेलिस्ट आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए लीग ऑफ नेशन आपकी यूनिट 4th है, यूनिट 8 में आपको सेम इससे लिंक्ड एक चीज़ पढ़नी है जो कि है आपकी यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन है वो कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन से ही निकल कर आई है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ की पृष्ठभूमि आपकी तैयार हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं लीग ऑफ नेशन का। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो राष्ट्र संघ है, पहली चीज़ तो इसको बनाने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम जानते हैं कि वर्ल्ड में किस तरीके की कंडीशंस हुई थी। ठीक है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए हालांकि जो मित्र राष्ट्र थे या जो हमारी सेंट्रल पावर्स थी, उन सभी ने मिलकर ये चीज़ डिसाइड की थी कि हमारे पास एक ऐसा वैश्विक मंच होना चाहिए जो कि फ्यूचर में होने वाले वॉर्स को कंट्रोल कर सके, या जब भी किसी भी कंट्री के बीच में या एक तरीके से कोल्ड वॉर की सिचुएशंस भी बने तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो जो उन वॉर्स को कंट्रोल कर सके, या फ्यूचर वॉर्स ना हो उनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ संधियां बना सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक शांति समझौता हुआ था, या जो आपने पेरिस पीस ट्रीटी पे पढ़ी होगी, वहाँ से निकल के ये एक विचारधारा आती है कि हमारे पास एक ऐसा संगठन होना चाहिए। तो तब जाके लीग ऑफ नेशन का हम कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट होता है। बट हालांकि लीग ऑफ नेशन के होते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन अपने जो तय उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में असफल रहती है। और लीग ऑफ नेशन की असफलता के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, एंड देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर UNO का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो आप दोनों चीज़ों को लिंक करके याद रखना, क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी है, लीग ऑफ नेशन भी है, एंड देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आपके सिलेबस में है और यूनाइटेड नेशन भी है। तो जो लीग ऑफ नेशन है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड जो यूनाइटेड नेशन है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनी ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों के जो मोटिव्स या प्रिंसिपल्स थे वो हालांकि बहुत हद तक सेम है, सिर्फ इनकी जो बॉडीज़ हैं कुछ वो चेंज हो जाती हैं। लीग ऑफ नेशन में आपको 3 बॉडीज़ देखने को मिलेंगी और यूनाइटेड नेशन में आपको 6 देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए राष्ट्र संघ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान के लिए एक इसका हम कह सकते हैं गठन हुआ है कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, द्विपक्षीय युद्ध विराम की श्रृंखला के माध्यम से युद्ध के समापन के बाद प्रथम विश्व युद्ध के विजयी देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में जितनी भी कंट्रीज हमारे यहाँ पे जीती थी उन सभी ने 1919 में एक व्यापक संधि पर समझौता किया, चर्चा की, और पेरिस में उसको लेकर के मुलाकात हुई। उन्होंने वर्साई की संधि को लिखा और उस पर हस्ताक्षर किया। वर्साई की संधि क्या है वो आप जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ में आपने पढ़ ली होगी, अदरवाइज वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए उस संधि के बाद में जिस तरीके से उस संधि पर साइन हुए वहीं पर इन चीज़ों को लेकर भी डिस्कशन हुआ। जर्मनी को माना गया जिम्मेदार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, और उसके साइन वर्साई की संधि पर कराकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक तरीके से अंत यहाँ पे माना जाता है। अब ये जो संगठन है सभी राज्यों के लिए तब तक उपलब्ध था तब तक कि विशिष्ट मानकों को वो पूरा ना करें। यहाँ पे सभी कंट्रीज़ को कुछ ना कुछ मानक दिए जाते हैं, और देखिए बाध्यकारी नहीं था ये, मतलब जो भी देश चाहे वो इससे जुड़ सकते हैं, किसी भी देश पर ये बाध्यकारी नहीं था। तो 1920 में राष्ट्र संघ में केवल 42 सदस्य थे। ठीक है, टोटल 196 कंट्रीज़ में से सिर्फ 42 कंट्रीज़ ने उस समय इस पर साइन किए। अब उद्देश्य की बात करें, राष्ट्र संघ के उद्देश्य और हमारी देखिए लीग ऑफ नेशन के अलावा जो यूनाइटेड नेशन है उसके उद्देश्य भी हमारे सेम हैं कि इनका काम केवल क्या है, एक तो वैश्विक तौर पर शांति को बनाए रखना, दूसरा सामूहिक सुरक्षा का काम ये करते हैं, निशस्त्रीकरण युद्ध की रोकथाम, मतलब फ्यूचर में वॉर ना हो उसको प्रिवेंट करना, और जो बढ़ते हथियारों की लेन देन है या बढ़ते जो एक हम कह सकते हैं कि कंट्रीज़ द्वारा हथियारों को इकट्ठा किया जा रहा है या एक दूसरे कंट्रीज़ में जो कोड उसको देख करके होती है उस पर रोक लगाना। ठीक है, और बाकी वैश्विक भलाई के लिए जो भी कूटनीति या जो भी डिप्लोमेसी पॉलिसीज़ ये बना सकते हैं उस पर काम करना, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष समाधान पर ध्यान केंद्रित करना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब राष्ट्र संघ की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें उस टाइम पे मेन 3 हमारे पास बॉडीज़ थी, एक सचिवालय था, दूसरा परिषद था और तीसरी थी सभा। ठीक है, जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी होती है सेम उसी पैटर्न पे ये भी तैयार की गई थी।
लीग के अंदर काफ़ी सारी एजेंसीज और आयोग थे जिनका काम क्या है वो आप इनके उद्देश्यों में देख ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सचिवालय। अब ये तीनों बॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे कि सचिवालय जो था वो लीग का सचिवालय परिषद और विधानसभा के लिए एजेंडा तैयार करना था। मतलब जितनी भी पॉलिसी फॉर्मेशन का काम है वो कहाँ से होता है, सेक्रेटरीट सचिवालय से होता है, ठीक है। तो सिंपल इतना हम कहेंगे कि जितनी भी पॉलिसीज़ बननी है उन सभी को बनाने का या उनका एक प्रारूप तैयार करने का काम किसका है, सचिवालय का है। और जो परिषद है वो वैश्विक शांति को नुकसान पहुंचाने वाले जो मुद्दे हैं उनको निपटाएगी, कि किस वजह से वैश्विक शांति भंग हो रही है उन चीज़ों को ध्यान में रखना और फिर उन समस्याओं को इकट्ठा करके उनके समाधान पर चर्चा करना, ये सारे इसके काम हैं। अब इस परिषद के जो सदस्य थे देखिए कुछ स्थायी थे और उसमें कुछ अस्थायी थे। अब नॉर्मल सी चीज़ है कि स्थायी सदस्य वही होंगे जो कि हमारे विजयी राष्ट्र थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो 4 सदस्य हैं उसमें हमारा यूके है, फ्रांस है, इटली है और जापान भी है। और 3 साल की अवधि के लिए इसमें विधानसभा द्वारा चुने गए 4 गैर स्थायी सदस्य भी हैं, जिनको हम कह सकते हैं चुनाव के थ्रू वो हर साल बदलते हैं, तो इसमें ये स्थायी नहीं है। उसके बाद सभा की बात करें तो लीग असेंबली में प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व किया गया था और उसका एक मत था। व्यक्तिगत सदस्य मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि एक कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्र संघ के सदस्य। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई है, ये आप याद रखेंगे। उस टाइम पे इसमें 42 कंट्रीज थी और 34 से लेकर 35 में संघ में फिर 58 सदस्य हो जाते हैं। 42 से बढ़ के कितने हो जाते हैं, 58। और लीग ऑफ नेशन के सदस्य अधिकांश जो थे वो दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका से शामिल हुए थे। राष्ट्र संघ के समय व्यवहारिक रूप से अफ्रीका, पश्चिमी शक्ति उपनिवेशों से बना हुआ था। यूएसए के द्वारा संघ में कभी भी मतलब किसी भी तरीके से किसी भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। जो यूएसए है वो कभी भी संघ में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि सीनेट जिस पर अलगाववादियों का प्रभुत्व था उस पर संघ के चार्टर की पुष्टि करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। कुल मिला के हम यहाँ पे कहेंगे यूएसए इसमें शामिल नहीं था। तो लीग ऑफ नेशन की एक विफलता ये भी थी, या लीग ऑफ नेशन सफल क्यों नहीं हुआ उसका एक रीज़न यहाँ पे यूएसए को भी माना जाता है, ठीक है। अब कुछ काम इसने कह सकते हैं पॉजिटिव भी किए हैं। राष्ट्र संघ की कुछ सफलताएं भी हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की बात करें तो देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1919 में ख़त्म हो जाता है। सेकंड हमारा 1939 में स्टार्ट हुआ है। तो अगर 10-20 सालों तक ये युद्ध को रोक पाए तो उसका रीज़न या उसकी एक सफलता का श्रेय भी इसको दिया जाता है। तो पहला हम क्रेडिट यहाँ पे देते हैं इनको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का, कि लीग ने इस चीज़ में सफलता हासिल की कि 20 सालों तक वो आगे वाले युद्ध को रोक पाई। कुछ क्षेत्रीय मुद्दे या कुछ अलगाव वाली चीज़ें थी जिनको वो अपने कंट्रोल में रख पाई, जैसे कि राष्ट्र संघ के बीच में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप है उसको लेकर के इन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई या फिर एक मीडिएटर का काम किया काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में कि उनके बीच कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। बाकी हेल्थ सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे से इन्होंने इम्प्रूव किया। जितनी भी वैश्विक महामारियां उस समय होती थी उनकी पहचान करना, उनके लिए समाधान देना या फिर लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने का काम इन्होंने काफ़ी अच्छे से किया। जैसे कि यूरोप में रूसी टाइफस नाम की महामारी फैली थी, तो उसको रोकने में या फिर उसके प्रसार को रोकने में यहाँ पे नेशनल लीग ने, लीग ऑफ नेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया था, ठीक है। बाकी इसकी विफलताओं में सबसे बड़ी चीज़ यही आती है, जो इसकी सफलताएं हैं एक तरीके से उन्हीं से लिंक, कि 20 साल तक कोई भी युद्ध नहीं हुआ लीग ऑफ नेशन के होते हुए, ये एक सफलता है। बट फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस बनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, उसके बाद आपका कोल्ड वॉर भी हुआ, तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन की सबसे बड़ी विफलता में क्या चीज़ आती है, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में वो नाकाम रहा, ठीक है। उसके बाद में सारी फिर चीज़ें आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही रिलेट करती हुई यहाँ पर आ जाती है कि किस तरीके से इकोनॉमिकल क्राइसिस होते हैं, या फिर 1929 में जो आपने ग्रेट डिप्रेशन देखा है, जो कि आपकी मे बी 8th यूनिट या 7th यूनिट है, उसमें आपने पढ़ा होगा। तो उन सारी चीज़ों के लिए भी आपका लीग ऑफ नेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। अमेरिका में जो ग्रेट क्राइसिस हुए और उस ग्रेट क्राइसिस के बाद WTO का गठन हुआ, या फिर वैश्विक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या असर हुआ, वैश्वीकरण पे क्या असर हुआ, उन चीज़ों का, वो सारी चीज़ें इसकी विफलता में आएंगी। तो इस PDF से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। लीग ऑफ नेशन का अंत आपसे पूछा जाए कब हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में ही हम कह सकते हैं कि विफल तो हो ही चुकी थी और किसी मतलब कार्य में भी फिर ये नहीं रहती है। इसकी विफलता सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग से ही मानी जाती है और कहीं ना कहीं 1914 में मान लिया जाता है कि ये जो संस्था है पूरे तरीके से इसका अंत हो चुका है। अब एक नई संस्था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें देखने को मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय संघ, यूनाइटेड नेशन, और काफ़ी सारे चेंजेस कह सकते हैं नेशनल लीग ऑफ नेशन में ही किए जाते हैं, ठीक है।
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रकोप को देखते हुए ये चीज़ क्लियर थी कि भविष्य में भी इस तरीके के युद्ध हो सकते हैं जिनको रोकने में लीग ऑफ नेशन किसी भी तरीके से सफल नहीं है। तो युद्ध के दौरान ना तो संघ की कोई भी सभा, ना ही परिषद की मीटिंग हो सकी, और ना ही जो सचिवालय है वो किसी भी तरीके कुछ भी करने में यहाँ पे सफल रहा। उत्तरी अमेरिका में उसका जो कार्यालय था फिर वो स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वापस से कुछ मीटिंग्स होती हैं, कुछ इसी तरीके के डिस्कशन होते हैं जैसे कि पहले हुए, एंड देन वहाँ से फिर यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।